दी स्ट्रेंजर यानी अजनबी। बिल्कुल। और अल्बर्ट काम्यू इस लाजवाल कहानी के खालिक, वो 1913 में फ्रांसीसी अल्जीरिया में पैदा हुए थे, एक मुसन्निफ, फलसफी और सहाफ़ी भी। ये 1942 में शाये हुआ और फौरन ही बहुत मशहूर हो गया। जी हाँ। इसका मरकजी किरदार मिर्सू, वो फ्रांसीसी अल्जीरिया में रहता है, एक आम सा क्लर्क है। लेकिन खास बात यह है कि वो अपने इर्द गिर्द हर चीज से, यहाँ तक कि अपनी माँ की मौत जैसे वाक़े से भी जज्बाती तौर पर बिल्कुल लाताल्लुक लगता है। हाँ, और यही लाताल्लुकी तो नॉवेल की बुनियाद है। असल में नॉवेल 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा मिर्सू की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाता है, उसकी यही लाताल्लुकी, और फिर एक चौंका देने वाला तशद्दुद का अमल, वो कत्ल वाला वाक़या। जी, जब वो अलजायर के एक धूप से तपते साहिल पर एक अरब शख्स को कत्ल कर देता है। और फिर दूसरा हिस्सा वो इसकी गिरफ्तारी, मुकदमे और आखिर में वजूद की इसी लायनीयत के शिद्दत के एहसास के गिर्द घूमता है। तो काम्यू मिर्जू के जरिए रिवायती अखलाकियात और ये जो माना वगैरह के तस्वुरात हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। वो जैसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर कायनात को हमारी परवाह नहीं, हमारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हमें मुआशरे की खातिर जज्बात का दिखावा करना चाहिए? ये बहुत गहरा सवाल है। तो आइए पहले हिस्से का आगाज करते हैं। ये हिस्सा हमें मेर्सो की दुनिया से मिलवाता है, एक ऐसी दुनिया जहां जज्बात की जगह हिस्सियाती तजर्बात और मुशाहिदात ने ले रखी हैं। और शुरुआत तो ऐसी है कि बस जहन में चिपक जाती है। नावल का पहला जुमला, आज माँ मर गई, या शायद कल, मुझे नहीं मालूम। ममन डाइड टुडे और यस्टरडे मे बी, आई डोंट नो। बिल्कुल, ये एक जुमला ही जैसे मेर्सो के पूरे किरदार का खुलासा है। वो समाजी तवक्कात के मुताबिक रद्दे अमल जाहिर करने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। सही कहा। ये सिर्फ ये नहीं कि उसे तारीख याद नहीं, ये इस बात की अलामत है कि माँ की मौत उसके लिए एक हकीकत तो है, लेकिन कोई जज्बाती तूफान नहीं। वो बस बॉस से छुट्टी मांगता है, दोस्त से काली टाई उधार लेता है और बस पकड़कर ओल्ड पीपल्स होम चला जाता है। वहाँ भी जब वो डायरेक्टर से मिलता है, माँ को होम भेजने की वजूहात पर बात होती है। सब कुछ एक मामूल के मुताबिक, बगैर किसी जाहिरी गम या अफसोस के। और जनाजे से पहले वाली रात, जब वो माँ के ताबूत के पास बैठा है, वो रोने या अफसोस करने के बजाय वहाँ के माहौल का मुशाहिदा कर रहा है, निगरान की बातें सुन रहा है, आने वाले बूढ़े लोगों को देख रहा है। और वो लम्हा तो बहुत ही अजीब है जब वो निगरान को सिगरेट पेश करता है और वो दोनों वहीं ताबूत के पास सिगरेट पीते हैं। बिल्कुल, ये समाजी रसूम से मुकम्मल बेगानगी नहीं तो और क्या है। सही। यहीं से वो अजनबीपन वाज़े होता है। वो माशरे के बनाए हुए जज्बाती और अखलाकी सांचों में फिट नहीं होता। इसका रवैया गैर रवायती है। वो माँ को आखिरी बार देखने से भी इनकार कर देता है। हाँ। फिर जनाजे के जुलूस में वो शदीद गर्मी और सूरज की तपिश से परेशान है। उसे माँ की जुदाई का गम नहीं सता रहा। एक और किरदार है थॉमस पेरिस, जो माँ के करीबी दोस्त थे। वो रो रहे हैं, लेकिन उनके गम से भी मेर्सो को कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आता। इस पर सूरज और गर्मी का असर बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा है जैसे उसके जज्बात से ज्यादा उसके हवास उस पर हावी हैं। ये गर्मी और सूरज का जिक्र बार बार क्यों आता है? क्या ये सिर्फ माहौल का बयान है या मतलब उसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ माहौल का बयान नहीं है। देखें, कामियों के यहाँ ये एक अहम मोटिव है, यानी बार बार आने वाली अलामत। सूरज और गर्मी यहाँ सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि एक तरह से कायनात की बेरहम, जाबिराना और लाताल्लुक कुव्वत की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा। ये वो बैरूनी ताकत है जो मिर्सो के अंदरूनी एहसासात या उनकी कमी पर गालिब आ जाती है। जनाजे के दिन की शदीद गर्मी उसे सोचने समझने से जैसे कासिर कर देती है, और यही सूरज बाद में कत्ल के वाक़े में भी मरकजी किरदार अदा करेगा। जनाजे से वापसी पर उसकी पहली खुशी ये है कि वो घर जाकर 12 घंटे सोएगा, और अगले ही दिन हफ्ते को वो उठकर तैराकी के लिए चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मैरी कार्डोना से होती है। जी, और ये भी मेर्सो की लाताल्लुकी की एक और मिसाल है। माँ को दफनाए अभी एक दिन गुजरा है और वो मेरी के साथ हंस खेल रहा है पानी में, और जिस्मानी तौर पर उसके करीब आ रहा है। हाँ, फिर शाम को फिल्म देखते हैं और रात मेरी उसके साथ गुजारती है। इस सब में कोई पछतावा, कोई एहसास जुर्म नजर नहीं आता। जब मेरी उसकी काली टाई देखकर पूछती भी है तो वो बस इतना कहता है, कल माँ मरी हैं। वो ये भी सोचता है कि उसे कहना चाहिए ये मेरी गलती नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतवार का दिन फिर वो अकेला गुजारता है, अपनी बालकोनी से बाहर गली के लोगों को देखता रहता है, उनकी हरकत और सकनात को बड़ी तफसील से। हाँ, मुशाहिदात बहुत बारीक हैं, लेकिन उनमें कोई जज्बाती शमूलियत नहीं है।
जैसे कोई फिल्म चल रही हो और वो बस देख रहा हो। और दिन के आखिर में वो क्या नतीजा निकालता है? एक और इतवार खत्म हो गया, माँ अब दफन हो चुकी है, मैं काम पर वापस जाऊंगा, और वाकई कुछ भी नहीं बदला था। बिल्कुल, ये जुमला इसके फलसफे की अक्कासी करता है। जिंदगी बस चलती रहती है, बड़े से बड़ा वाकया भी उसके बुनियादी बहाव को नहीं बदलता। ये लायहनियत, एब्सर्डिज्म का एक अमली मुजाहिरा है। माना या अहमियत का एहसास वो गायब है। फिर कहानी में उसके दो पड़ोसी आते हैं जो उसकी जिंदगी में मजीद उलझाव पैदा करते हैं। पहला है बूढ़ा सालामोनो और उसका बीमार कुत्ता। उनका रिश्ता ये अजीब है, नफरत और मोहब्बत का मिला जुला, या शायद सिर्फ आदत का। सालामोनो कुत्ते को मारता भी है, गालियां भी देता है, लेकिन जब कुत्ता खो जाता है तो वो बिल्कुल टूट जाता है। जी, सालामोनो और उसके कुत्ते का रिश्ता मिर्जो की लाताल्लुकी के बिल्कुल उलट है। सालामोनो का दुख हकीकी है, और एक अजीब लम्हा तब आता है जब वो मिर्जू से कहता है कि मोहल्ले वाले मिर्जू के बारे में बुरा सोचते हैं कि उसने माँ को होम भेजा, लेकिन वो सालामोनो जानता है कि मिर्जू माँ से मोहब्बत करता था। मिर्जू का क्या रद्द अमल होता है उस पर? कोई खास नहीं। वो इस दिफा को भी बगैर किसी खास जज्बात के गैर फाल तौर पर कबूल कर लेता है। ये शायद वाहिद लम्हा है जहाँ कोई उसके अजनबीपन के बावजूद उसे समझने की कोशिश करता है। और दूसरा पड़ोसी है रेमंड सेंटिस। वो तो बड़ा मशकूक किरदार लगता है। हाँ, उसके बारे में मशहूर है कि वो औरतों के पैसों पर गुजारा करता है। वो मेरसू से दोस्ती करता है और उसे अपनी महबूबा से बदला लेने के मंसूबे में शामिल कर लेता है। वो मेरसू से एक खत लिखने को कहता है ताकि वो औरत वापस आए और रेमंड उसे जलील कर सके। और मेरसू वो मान जाता है फौरन। और वजह क्या बताता है? मेरे पास उसे खुश न करने की कोई वजह नहीं थी। ये उसकी गैर फालियत, उसकी पैसिविटी और लाताल्लुकी की इंतहा है। वो रेमंड के मंसूबे के सही गलत होने पर गौर ही नहीं करता। उसके लिए ये बस एक और वाकया है जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खत लिख देता है और रेमंड की नजर में मुद्दत दोस्त बन जाता है। और ये दोस्ती फिर उसे महंगी पड़ती है। वो औरत वापस आती है, लड़ाई होती है, रेमंड उसे मारता है, पुलिस आती है। मिर्सू ये सब देखता है लेकिन मुदाखलत नहीं करता। यहाँ तक कि जब मेरी उसे कहती है कि पुलिस बुलाओ तो वो कहता है मुझे पुलिस पसंद नहीं। अच्छा जी, और बाद में वो रेमंड के कहने पर पुलिस को झूठी गवाही देने पर भी राजी हो जाता है कि लड़की ने रेमंड को धोखा दिया था। तो वो सिर्फ तमाशाई नहीं रहा अब? बिल्कुल नहीं। वो गैर फाल तमाशाई से आहिस्ता आहिस्ता एक शरीक जुर्म बनता जा रहा है, बगैर उसका पूरी तरह इदराक किए या उसकी परवाह किए। उसकी लाताल्लुकी उसे वाकयात के बहाव में बहाए लिए जा रही है। उसी दौरान मेरी उससे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है। मिर्सू का जवाब फिर वही बेहिस ईमानदारी वाला। हाँ, कहता है मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि शायद वो उससे मोहब्बत नहीं करता, और अगर कोई और औरत भी पूछती तो वो शायद उसे भी हाँ कह देता। ओह, ये जवाबात समाजी तौर पर तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, लेकिन मिर्सू के नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल ईमानदाराना है। वो मोहब्बत और शादी जैसे जज्बाती और समाजी बंधनों को कोई अहमियत नहीं देता। मेरी बेचारी उलझन का शिकार होती है, लेकिन फिर भी उससे शादी करना चाहती है, शायद उसके इसी अजीबपन की वजह से। फिर उसे दफ्तर में बॉस पेरिस भेजने की पेशकश करता है, तरक्की का मौका। और मिर्सू का रद्द अमल, लोग कभी अपनी जिंदगियां नहीं बदलते, एक जिंदगी दूसरी जितनी ही अच्छी है। मैं यहाँ अपनी जिंदगी से गैर मुतमईन नहीं हूँ। कोई ख्वाहिश ही नहीं आगे बढ़ने की। कैरियर, तरक्की, जगह की तब्दीली सब बेमाना। और ये सब वाकयात, ये सब धागे मिलकर पहले हिस्से के क्लाइमैक्स यानी कत्ल के वाक़े की तरफ ले जा रहे हैं। रेमंड मिर्सू और मेरी को इतवार को अपने दोस्त मेसन के बीच हाउस पर मगू करता है। हाँ, और रेमंड ये भी बताता है कि उसकी साबिका महबूबा का भाई और उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे हैं। जी, इतवार का दिन आता है। बीच हाउस जाते हुए वो उन अरबों को देखते हैं। दिन बहुत गर्म है। वो बीच हाउस पहुंचते हैं, तैराकी करते हैं। मिर्सू फिर मेरी के साथ जिस्मानी कुर्बत महसूस करता है। दोपहर के खाने में वो बहुत शराब पी लेता है। सूरज बहुत तेज है। खाने के बाद मिर्सू, रेमंड और मेसन साहिल पर चहलकदमी के लिए निकलते हैं। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। उन्हें वही 2 अरब नजर आते हैं। और फिर झगड़ा होता है। हाँ, झगड़ा होता है। रेमंड को चाकू लगता है। अरब भाग जाते हैं। यहाँ फिर सूरज और गर्मी का शदीद एहसास, वो पूरी फिजा पर गालिब है। रेमंड डॉक्टर से पट्टी करवाकर वापस आता है, लेकिन वो जिद करता है कि उसे अकेले साहिल पर जाना है। मिर्सू उसके पीछे जाता है और उन्हें दोबारा वही 2 अरब एक चश्मे के पास मिलते हैं। माहौल अब इंतहाई तनाव वाला है। सूरज जैसे आग बरसा रहा है।
एक अरब बांसुरी बजा रहा है, रेमंड बंदूक निकालना चाहता है, लेकिन मिर्सू उसे रोकता है और खुद उससे बंदूक ले लेता है। ये एक अहम मोड़ है। मिर्सू अब सिर्फ तमाशाई नहीं रहा, उसके हाथ में बंदूक है। वो रेमंड से कहता है कि अगर अरब ने चाकू निकाला या दूसरा आगे बढ़ा तो वो गोली चला देगा। अरब पीछे हट जाते हैं। जी, वो पीछे हट जाते हैं। रेमंड और मिर्सो वापस बंगले की तरफ चलते हैं। लेकिन मिर्सो बंगले की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। सूरज ने उसे बिल्कुल बेहाल कर दिया है। वो कहता है कि वो दोबारा अकेला साहल की तरफ जाएगा, उसी चश्मे की तरफ, ठंडक और सुकून की तलाश में। और वहाँ उसे रेमंड का वो आदमी, वो अरब, अकेला मिलता है। वो लेटा हुआ है। मिर्सो को देखकर वो उठता नहीं, सिर्फ अपनी जेब में हाथ डालता है। मिर्सो भी अपनी जेब में बंदूक पर गिरफ्त मजबूत कर लेता है। यहाँ कामियों ने माहौल को, खास तौर पर सूरज को, जैसे एक जिंदा किरदार बना दिया है। मिर्सो पर शदीद जिस्मानी दबाव है। उसका माथा तप रहा है, पसीना बह रहा है। उसे जनाजे वाले दिन की गर्मी याद आती है। वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता है। और तब अरब बगैर उठे अपना चाकू निकालकर सूरज की रोशनी में बुलंद करता है। स्टील की चमक सीधी मिर्सो की आंखों में पड़ती है। वो बाद में याद करता है, एक लंबी चमकती हुई ब्लेड जो मेरे माथे को काट रही थी। पसीना उसकी आंखों में गिरता है। उसे धुंधला नजर आने लगता है। और फिर वो लम्हा आता है। मिर्सो बयान करता है कि कैसे समंदर ने एक आग भरी सांस ऊपर भेजी, कैसे आसमान फट गया, कैसे उसका पूरा वजूद तनाव में आया और उसका हाथ रिवॉल्वर पर कस गया। ट्रिगर दबता है। एक गोली चलती है। और ये कोई सोचा समझा, जज्बाती या मंतकी अमल नहीं लगता। ये हिस्सियाती ओवरलोड, जिस्मानी जबर, खास तौर पर सूरज की इस नाकाबिले बर्दाश्त तपिश का नतीजा लगता है। मिर्सो को फौरन एहसास होता है कि उसने दिन की हमाहंगी और साहिल की खामोशी को तोड़ दिया है। लेकिन वो रुकता नहीं है। वो 4 बार मजीद गोली चलाता है उस साकित जिस्म पर। क्यों? इसकी कोई फौरी वजाहत नहीं मिलती। नॉवल का ये पहला हिस्सा इस लाइन पर खत्म होता है और ये नाखुशी के दरवाजे पर 4 तीस दस्तक देने जैसा था। एक इंतहाई ताकतवर इख्तिताम। ये 4 गोलियां जो पहली गोली के बाद चलाई गईं, जब बज़ाहिर खतरा टल चुका था, ये मुकदमे में उसके खिलाफ सबसे अहम सबूत बनेंगी। ये अमल उसकी लाताल्लुकी को एक हैरानकुन खतरनाक सतह पर ले जाता है। क्या ये वाकई सिर्फ सूरज का असर था या उसके अंदर छुपी कोई बेनाम तारीकी थी? ये सवाल पहला हिस्सा हमारे जहन में छोड़ जाता है। तो ये था द स्ट्रेंजर का पहला हिस्सा। हमने मिर्सो की दुनिया देखी, उसकी लाताल्लुकी, समाजी तवक्कुआत से उसकी बेगानगी, हिस्सियाती तजुर्बात पर उसका इन्हिसार, और रेमोंड के साथ उसकी वो गैर दानिस्ता शिराकतदारी जो उसे साहिल पर उस महलिक लम्हे तक ले गई। हिस्सा उसकी गिरफ्तारी पर खत्म होता है। जी, अब वो कानून और मुआशरे की नज़र में वाकई अजनबी है। उसकी ईमानदारी जो हमें शुरू में शायद सिर्फ अजीब लगी थी, अब उसे एक खतरा बना देती है। कत्ल का ये अमल जो बज़ाहिर बेमकसद लगता है, अब दूसरे हिस्से में उसके मुकदमे की बुनियाद बनेगा। और जैसा कि हम अगले हिस्से में देखेंगे, मुकदमा खुद कत्ल से ज्यादा मिर्सो के किरदार, उसकी शख्सियत और ख़ास तौर पर माँ के जनाजे पर उसके आंसू ना बहाने पर मरकूज हो जाएगा। यहीं कैम्यू के लायनियत के फलसफे का असल इम्तिहान होगा। सवाल ये उठेगा कि क्या मिर्सो एक बेहिस अफरीट है या मुआशरे के दिखावे और झूठ के सामने एक खतरनाक हद तक ईमानदार इंसान? इस सवाल का जवाब हमें दूसरे हिस्से में मिलेगा। तो इस सफर को जारी रखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। आज हम अल्बर्ट कैमियो के नावल अजनबी के दूसरे हिस्से पर बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि मिर्सू कैसे कत्ल तक पहुंचा। जी, और आज हम देखेंगे कि गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। जेल, मुकदमा और वो अंजाम जहां वो जिंदगी की बेमानवियत को कबूल करता है। बिल्कुल। तो आज हम नावल के दूसरे हिस्से के इख्तिबासात की बुनियाद पर मिर्सू के इस सफर को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जेल का तजुर्बा और मुकदमा। और ये दिलचस्प है कि गिरफ्तारी के फौरन बाद भी उसे कोई खास पछतावा नहीं है। मतलब जुर्म का एहसास कम है, ज्यादा परेशानी जिस्मानी तकलीफ की है, जैसे सिगरेट न मिलना या आजादी का छिन जाना। हाँ, ये पहलू अहम है। लगता है माहौल की तब्दीली, जिस्मानी चीजें इस पर ज्यादा असर करती हैं, अखलाकी सवालात से भी ज्यादा। सही। तो आइए शुरू करते हैं गिरफ्तारी के बाद की पूछगछ से। मिर्सू को तो लगता है कि केस बहुत सीधा है। हाँ, वो कहता भी है मजिस्ट्रेट से कि वकील की जरूरत नहीं, मामला साफ है। लेकिन मजिस्ट्रेट कहता है यह आपकी राय है, कानून अपनी जगह है। और मिर्सू बस मजिस्ट्रेट को, उसके दफ्तर को यूं ही देखता रहता है जैसे कोई तमाशा हो। जी, और फिर जब सरकारी वकील आता है तो ये फर्क और गहरा हो जाता है।
वकील फौरन केस पर नहीं आता, वो मिर्सू की शख्सियत, खासकर माँ के जनाजे वाले रवैये पर बात शुरू कर देता है। अच्छा, वो क्या पूछता है? वो पूछता है, क्या आपको दुख हुआ था? मिर्सू का जवाब बहुत ईमानदाराना है। कहता है, मेरी जिस्मानी जरूरियात अक्सर मेरे जज्बात पर हावी हो जाती हैं। और जब वकील कहता है कि शायद आप कह दें कि आपने जज्बात दबाए थे, तो मिर्सू साफ मना कर देता है। कहता है नहीं, क्योंकि ये सच नहीं है। यहीं से वो टकराव शुरू होता है, फर्द की सच्चाई और मुआशरे की तवक्कुआत का। बिल्कुल, मुआशरा चाहता है आप एक खास तरीके से रवैया अपनाएं, चाहे वो सच ना भी हो। और ये मैजिस्ट्रेट के साथ तफ्तीश में तो और भी बढ़ जाता है। मैजिस्ट्रेट कहता है, लोग तुम्हें कम गो समझते हैं। शुरू में तो मैजिस्ट्रेट कुछ हमदर्दी दिखाता है, लेकिन फिर उसकी दिलचस्पी मिर्सू की शख्सियत में बढ़ जाती है। वो कहता है, मुझे तुम में दिलचस्पी है। जी, और वो बार बार कत्ल के लम्हे पर वापस आता है। वो पूछता है कि पहली गोली के बाद वक्फा क्यों दिया और फिर लाश पर मजीद 4 गोलियां क्यों चलाईं। ये मुकदमे का अहम नुक्ता बन जाता है। और मिर्सू के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वो बता नहीं पाता कि क्यों। यही मैजिस्ट्रेट का रवैया बदलता है, मायूसी फिर गुस्सा। वो कोशिश करता है कि मिर्सो पर कोई मजहबी माना थोप दे। अच्छा, वो सलीब वाला मंजर। हाँ बिल्कुल, वो चांदी का सलीब लहराता है, पूछता है, खुदा पर यकीन रखते हो? मिर्सो का जवाब वही सादा, नहीं। इस पर तो मैजिस्ट्रेट भड़क उठता है, चीखता है, क्या तुम चाहते हो मेरी जिंदगी बेमानी हो जाए? जी, ये बहुत अहम लम्हा है। ये सिर्फ मजहब का सवाल नहीं, ये इंसान की मानी की तलाश की गहरी प्यास है। मिर्सू का इनकार इस पूरी बुनियाद को हिला देता है। तो मैजिस्ट्रेट की नजर में वो सिर्फ कातिल नहीं रहा। नहीं, वो एक वजूदी खतरा बन गया। इसीलिए तो वो उसे कहता है, जनाब मुखालिफ मसीह, यानी मोसियर एंटी क्राइस्ट। तो ये मुखालिफ मसीह जेल में कैसे वक्त गुजारता है? शुरू में तो मुश्किल होती होगी। हाँ, शुरू में मुश्किलात होती हैं। वो आजाद आदमी की तरह सोचता है, समंदर याद आता है, औरतों की कमी, सिगरेट की तलब, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाता है। जैसे उसकी माँ कहती थी, कुछ अरसे बाद आप हर चीज के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल, यही कैमियो का एब्सर्डिटी या बेमानवियत का तस्वुर सामने आता है। ये सिर्फ ये नहीं कि जिंदगी बेमाना है, बल्कि ये वो टकराव है जो इंसान की माना की तलाश और कायनात की खामोशी के दरमियान है। मिर्सो इसी टकराव की जीती जागती मिसाल है। वो हाल में जीता है, अपनी जिस्मानी हकीकत में। जी, मुस्तकबिल की उम्मीदों या बड़े नजरियात में नहीं। जेल में वक्त गुजारने के लिए वो क्या करता है? वो अपनी यादों का सहारा लेता है, अपने कमरे की हर चीज को तफसील से याद करता है, फर्नीचर की दरारें तक। अच्छा, और वो चेकोस्लोवाकिया वाले आदमी की कहानी, वो भी उसे जेल में मिलती है ना? हाँ, अखबार के एक पुराने टुकड़े पर एक बेटा जो अमीर होकर गांव लौटता है, अपनी माँ और बहन के होटल में उन्हें बताए बगैर ठहरता है, मजाक के लिए। और वो पहचाना नहीं जाता और रात को पैसों के लिए मार दिया जाता है। जी, और अगले दिन जब पता चलता है तो माँ और बहन खुदकुशी कर लेती हैं। मिर्सो इस कहानी को पढ़कर सोचता है कि ये एक तरह से कुदरती है और शायद उस आदमी ने ये डिजर्व किया। ये बड़ा अजीब रद्द-ए-अमल है। यही तो सवाल है, क्या ये हिम्मत है या गहरी लाताल्लुकी? उसका ये कहना कि एक दिन जीने वाला आदमी भी जेल में 100 साल गुजार सकता है यादों के सहारे। ये बज़ाहिर तो हिम्मत है, लेकिन ये जिंदगी को एक मशीनी अमल भी बना देता है। वक्त का तस्वुर भी खत्म हो जाता है उसके लिए। कल, आने वाला कल, सब बेमानी। बिल्कुल, और जब वो महीनों बाद अपना अक्स देखता है, अपनी आवाज सुनता है, तो उसे एहसास होता है कि वो खुद से बातें करता रहा है। जेल जैसे सारे वहम खत्म कर देती है और इंसान को उसके तन्हा वजूद के सामने ला खड़ा करती है। और फिर आता है मुकद्दमा, नॉवेल का मरकजी हिस्सा। जी, भरा हुआ कमरा, अदालत, शदीद गर्मी। मिर्सों को ज्यूरी ऐसे लगती है जैसे ट्रेन के मुसाफिर उसे घूर रहे हों। वो खुद को वहाँ अजनबी महसूस करता है। प्रेस वाले भी हैं, क्योंकि गर्मियों में खबरें कम होती हैं, तो ये केस दिलचस्प है। गवाहों को बुलाया जाता है, डायरेक्टर, केयरटेकर, पेरिस, सेलिस्ट, मेरी, मैसन, सालामोनो, रेमंड, और यहीं से मुकद्दमे का रुख बदलना शुरू होता है। जल्दी वाज़ेह हो जाता है कि ये सिर्फ कत्ल का मुकद्दमा नहीं है, बल्कि मिर्सों के किरदार का मुकद्दमा है। बिल्कुल, उसकी शख्सियत, उसका मुआशरती उसूलों से हटकर होना। प्रोसिक्यूटर अपना केस बनाता है मिर्सों की माँ के जनाजे पर, उसकी मुबैना बेहिस्सी पर। वो डायरेक्टर की गवाही कि वो रोया नहीं, माँ की उम्र नहीं जानता था। जी, और केयर टेकर की गवाही कि उसने ताबूत के पास कॉफी पी, सिगरेट पी। जब ये बातें सामने आती हैं, प्रोसिक्यूटर खुश होकर कहता है, ओ नहीं, ये काफी है। और मिर्सो खुद कहता है, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं मुजरिम हूँ। लेकिन सवाल वही है, किस चीज का मुजरिम?
قتل کا یا معاشرے کے دکھاوے کے اصول نہ ماننے کا؟ باقی گواہوں کے بیانات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ملا جلا۔ بوڑھا پیرس کہتا ہے وہ خود غم میں تھا، اس نے نہیں دیکھا مرسو رویا یا نہیں، جس پر وکیل کہتا ہے سب سچ ہے اور کچھ بھی سچ نہیں۔ سیلیسٹ جو دوست ہے اسے ایک آدمی کہتا ہے، جرم کو بدقسمتی کہتا ہے، مرسو کو اس کی سادگی اچھی لگتی ہے۔ لیکن میری کی گواہی اس کے خلاف جاتی ہے۔ ہاں، جب اس سے جنازے کے اگلے دن کی تفصیل پوچھی جاتی ہے، تیراکی، فلم، تعلق، تو پروسیکیوٹر اسے مرسو کی بے رحمی ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جوری کے حضرات، ماں کی موت کے اگلے دن میری رو پڑتی ہے۔ اور ریمنڈ دفاع کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے سب اتفاق تھا، لیکن پروسیکیوٹر اسے ایک دلال ثابت کر کے میرسو کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے، ایک اخلاق سے آری افریت، اور میرسو سادگی سے کہہ دیتا ہے ہاں میرا دوست ہے۔ تو یہ سب پروسیکیوٹر کے اقتدامی دلائل میں استعمال ہوتا ہوگا؟ بالکل، وہ قتل کو سوچی سمجھی سازش کہتا ہے، میرسو کے سورج کی وجہ سے والے دفاع کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ حملہ کرتا ہے میرسو کے پچھتاوے کی کمی پر، اس کی روح نہ ہونے پر۔ جی، وہ کہتا ہے اس نے میرسو کی روح میں جھانکا تو وہاں اندھیرا تھا، اور پھر وہ انتہائی متنازع موازنہ کرتا ہے۔ وہ والد کے قتل والے جرم سے، پیراسائٹ سے؟ ہاں، وہ میرسو کی بے حسی کو پیراسائٹ جیسا گھنونا جرم قرار دیتا ہے۔ وہ چیختا ہے میں اس پر الزام لگاتا ہوں کہ اس نے ماں کو دل میں جرم رکھ کر دفنایا۔ گویا اصل جرم جنازے پر رونا نہیں تھا۔ بالکل، کہانی پوری طرح میرسو کی شخصیت پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور دفاعی وکیل کیا کہتا ہے؟ وہ مرسو کو ایماندار آدمی، محنتی کارکن، مثالی بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے مالی تنگی کی وجہ سے ماں کو اولڈ ایج ہوم بھیجا۔ اور وہ مرسو کے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے ایک آدمی کو مارا، جو مرسو کو بہت عجیب لگتا ہے۔ وہ خود کو مقدمے سے بالکل الگ محسوس کرتا ہے۔ وکیل رعایت مانگتا ہے، ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز۔ جی، کہتا ہے مرسو ایک لمحے کو ہوش کھو بیٹھا تھا، لیکن اس ساری تقریر کے دوران مرسو کیا کر رہا ہے؟ وہ باہر آئس کریم والے کی آواز سن رہا ہے۔ بالکل، مکمل لا تعلقی۔ تو مطلب دونوں وکیل اپنی اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہی بات ہے، دونوں مرسو کے بارے میں کہانیاں بنا رہے ہیں۔ مرسو کے اپنے نقطہ نظر کو کوئی نہیں سمجھ رہا۔ مقدمہ ایک طرح کی پرفارمنس بن گیا ہے، جہاں معنی مسلط کیا جا رہا ہے، دریافت نہیں۔ صحیح۔ یہ قانونی نظام کی اپنی بے معنویت، اپنی ایبسرڈٹی کو بھی دکھاتا ہے۔ ایک ایسا نظام جو ایسی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے خانوں میں فٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر آتا ہے فیصلہ۔ جی، طویل انتظار کے بعد جیوری مرسو کو قتل کا مجرم قرار دیتی ہے۔ سوچا سمجھا قتل، کوئی رعایت نہیں۔ گلوٹین سے سرقلم، فرانسیسی عوام کے نام پر۔ فیصلہ سنتے وقت مرسو لوگوں کے چہروں پر کیا دیکھتا ہے؟ غصہ یا نفرت نہیں، بلکہ غور و فکر کا تاثر، جیسے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کچھ کہنا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں۔ فیصلے کے بعد مرسو کی سوچ بدلتی ہے۔ اب اس کی توجہ موت کی سزا کے عمل پر ہے، اس کی مشینری پر۔ وہ بچ نکلنے کے امکانات سوچتا ہے، چاہے 1% ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اور وہ سزائے موت کی نوعیت پر غور کرتا ہے، اس کی یقینیت۔ قسمت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ گلوٹنگ کی کارکردگی پر تنقید کرتا ہے کہ یہ اتنی یقینی ہے کہ مجرم کے پاس کوئی موقع ہی نہیں بچتا۔ وہ سوچتا ہے 1000 میں ایک موقع تو ہو۔ جی، اور یہ بھی کہ نظام مجرم سے اخلاقی تعاون چاہتا ہے کہ وہ چپ چاپ موت کو قبول کر لے۔ یہ سب سوچنا، موت کے اتنے قریب، یہ بہت مرسوں والا انداز ہے۔ پھر وہ صبح صادق کا انتظار کرنے لگتا ہے، اپیل کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی بدترین صورتحال قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سکون ملے، کہ موت تو آنی ہے۔ لیکن پھر معافی کا خیال اسے خوشی سے بحال کر دیتا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ پادری سے ملنے سے انکار کرتا رہتا ہے، لیکن پادری آ جاتا ہے۔ اور یہ ملاقات اہم ہے، بہت اہم، ناول کے کلائمیکس میں سے ایک۔ پادری اسے تسلی، خدا، معافی کی باتیں کرتا ہے۔ مرسو اپنے عدم یقین پر قائم رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسے دوسری زندگی میں دلچسپی نہیں، وقت کم ہے۔ پادری اصرار کرتا ہے اور آخرکار مرسو کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑتا ہے، پادری کا گریبان پکڑ لیتا ہے، چیختا ہے، اپنے سارے دبے ہوئے جذبات نکال دیتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے پادری کی کوئی بھی یقین دہانی، کوئی بھی عقیدہ ایک عورت کے بال برابر بھی وقت نہیں رکھتا۔ وہ چیختا ہے کہ وہ صحیح تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ غصہ، یہ کیتھارسس اسے کہاں لے جاتا ہے؟ ایک عجیب سی شانتی تک، ایک حتمی ادراک تک۔ پادری کے جانے کے بعد جب وہ پرسکون ہوتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے مستقبل سے ایک تاریک ہوا چل رہی ہے۔ اور وہ سب کچھ برابر کر رہی ہے؟ ہاں،
اس کی جیوی زندگی نہ جیوی زندگی سب برابر. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تقدیر اور دوسروں کی تقدیر میں کوئی فرق نہیں. سب کی زندگیاں بے معنی ہیں, سب کو مرنا ہے. سبھی مرادہ میں یافتہ تھے. باقی سب کو ایک دن سزا دی جائے گی. اس غصے نے اسے پاک کر دیا, امید سے خالی کر دیا, اور اسی خالی پن میں وہ خود کو کائنات کی نرم لاتعلقی کے لیے کھولتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا جو اس کی طرح لاتعلق ہے اس کی بھائی جیسی ہے. اور اسی قبولیت میں, اس سچائی کو ماننے میں اسے خوشی ملتی ہے, ایک آزادی. تو یہ سفر حصہ دوم کا مرسو کو ایک لاتعلق قیدی سے اس مقام تک لاتا ہے جہاں وہ موت کے سامنے کھڑا زندگی کی بے معنویت کو قبول کر کے خوشی پاتا ہے. بالکل, یہ کیمیو کا ایبزرڈ ہیرو ہے جو بغیر کسی وہم, بغیر جھوٹی امید کے اپنی تقدیر کا سامنا کرتا ہے. اور یہ اقتباسات دکھاتے ہیں کہ معاشرہ کیسے ان لوگوں کو پرکھتا ہے جو اس کے اصول نہیں مانتے. جی, مرسو کا اصل جرم سماجی منافقت سے انکار تھا. اس کی حتمی بغاوت قبولیت ہے, ایمانداری بمقابلہ سماجی دکھاوا. وہ قیمت ادا کرتا ہے لیکن ایک وجودی آزادی پاتا ہے. تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے, مرسو دنیا کی لا تعلقی میں ایک آزادی اور خوشی پاتا ہے. کیا حقیقی آزادی اسی میں ہے, معاشرتی توقعات اور معنی کی تلاش سے باہر نکلنے میں, یا یہ ایک مایوس کن نتیجہ ہے؟ یہ سوال شاید کامیو ہر پڑھنے والے کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ وہ خود اس کا جواب تلاش کرے.